नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैथ की इस PYQ सीरीज में ये हमारा PYQ का क्लास नंबर 2 है और इस वीडियो में 1 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में NTPC के पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराया है मैंने। तो चलिए इसे शुरू से अंत तक देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, ए बी सी बराबर 168 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 94 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात करें। यहां जो होगा वो क्या होगा, सी क्यू होगा। तो क्या निकालना है हमको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान जो है 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस को इधर ला दें 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अगर कॉमन निकाल लें हम तो 2ab प्लस 2bc या प्लस 2ca बराबर हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और ऊपर यहाँ पे जो मेरे पास था माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। ठीक है, 17 ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ कितना 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca माइनस ab माइनस bc माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस का 3ab माइनस का 3bc और माइनस का 3ca। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 और माइनस 3 अगर कॉमन निकाल लें हम तो ab प्लस bc और प्लस ca। ठीक है, बराबर 17 289 माइनस 3 गुने ab प्लस bc प्लस ca का मान कितना है 94। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरे पास 17 गुने 289 माइनस 94 को 3 से गुना करेंगे तो 4 12 के 2 हासिल 1 9 27 1 28 282। तो हो गया 17 गुना में 289 में से 282 घटाएंगे तो 7 और ये बचेगा मेरे पास कितना 119। ठीक है ना। अच्छा, ये वैल्यू किसका आया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू कितना आ गया 119। यहां लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू है कितना 119। हमसे पूछा किसका है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 गुने ए बी सी का मान है 168 बराबर 119 के बराबर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 में 168 से गुना करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 504 बराबर 119। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 119 प्लस 504 और इसको हम जोड़ देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 623। कितना आ जाएगा 623।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपको इतना लंबा लिख लिख के मैंने बताया, वरना ये आसानी से बन जाता कम जगह में और कम टाइम में। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बोल रहा है कि अगर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण का माप कितना है 8 है, तो ये कितना हो गया 8। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि इसका दो भुजा बराबर हो, तो कर्ण तो बराबर होगा नहीं, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा। लंबाई को अगर हम x मान लेते हैं तो चौड़ाई भी x हो जाएगा। अगर पाइथागोरस हम लगाए तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि 64। यहां से सॉल्व करेंगे हम तो 2x स्क्वायर बराबर 64 और x स्क्वायर बराबर 64 बटा में 2 यानी कि 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 32 यानी कि 4 रूट 2। कितना आ जाएगा 4 रूट 2। क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का 1/2 गुने आधा गुने ऊंचाई x गुने x, तो 1/2 गुने 4 रूट 2 गुने 4 रूट 2, 1/2 4 को 4 से गुना करेंगे 16, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना मेरे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छा रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है। ठीक है, यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों की सम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए यहां से बोल रहा है कि उसका एक तो मेरे पास संख्या कितना है 0 से लेके 11 तक, कितना 11 तक बोलता है कि उसका प्रायिकता निकालिए कि दोनों पूर्णांक जो हो सम हो विषम हो। अगर दो पूर्णांक लिए हैं a प्लस b तो a और b दोनों क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए और इसको जोड़ करने पे सम आना चाहिए। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता जो हो जाएगा उसको हम निकालेंगे दो पूर्णांकों के विषम और योग सम होने की संख्या। ठीक है, दो पूर्णांकों के विषम और उनका योग सम होने की संख्या, ये लिख लेंगे। और नीचे में क्या आएगा तो दो पूर्णांकों का योग सम होने की संख्या, दो पूर्णांकों का योग सम होने की संख्या। अच्छा, मेरे पास जो संख्या है तो संख्या मेरे पास क्या क्या हो सकता है सम और विषम। ठीक है, अगर हम यहां देख लेते हैं, यहां पे अगर हम सम संख्या के साथ सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, और अगर सम संख्या के साथ हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम आएगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर पहला संख्या विषम हो और दूसरा संख्या विषम हो तो इसका जोड़ सम आएगा। हमसे तीसरा कंडीशन ही पूछा है। ठीक है, ऊपर वाले के लिए कि दो पूर्णांकों के विषम और योग सम होने की, दो पूर्णांकों का विषम सम है और इसका योग कितना है सम है। अब देख लेते हैं 0 से 1 तक अगर मेरे पास संख्या है तो 1 से 11 तक है तो 1 3 5 7 9 और 11 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, और 2 4 6 8 10 ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। क्लियर है, तो दो पूर्णांकों के विषम और योग सम होने की, ये है दोनों का विषम तो योग सम हो जाएगा। तो विषम से हमारे पास है कितना 1 3 5 7 9 11 टोटल कितना है 6 है। तो 6 में से हम कोई दो संख्या निकाल लेंगे 6 से 2। ठीक है, और दो पूर्णांकों का योग सम होने का, तो दो पूर्णांक का योग सम कब हो सकता है, पहला कंडीशन देखिए जब दोनों सम हो, और सम कब हो सकता है जब दोनों विषम भी हो। यानी नीचे आ जाएगा जब दोनों का हम सम मान लें तो 2 4 6 8 10 इसमें से हमको 2 को चूज करना पड़ेगा, या के लिए प्लस आता है विषम यानी कि 6 में से 2 को चूज करना पड़ेगा। क्लियर है,
ऊपर वाला जो संख्या है उसमें विषम, दोनों संख्या विषम होना चाहिए और उसका योग सम होना चाहिए। तो उसके नीचे वाला कंडीशन है तीसरा कंडीशन। ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरा कंडीशन बोलता है कि दोनों संख्या विषम है और उसका जोड़ सम है। तो विषम मेरे पास है कितना, इसी में से दो को चूज करेंगे ना, क्योंकि हमको दो संख्या का जोड़ निकालना है। तो विषम ये रहा मेरे पास 6, 6 में से दो चूज कर लिए। उसका फॉर्मूला क्या है 6C2। लेकिन नीचे बोला कि उसका योग सम होना चाहिए। तो योग सम जो है वो पहले कंडीशन में भी है और तीसरे कंडीशन में भी है। योग सम जो है वो मेरे पास पहले कंडीशन में भी और तीसरे कंडीशन में भी है। तो पहला कंडीशन जो विषम वाला है उसमें 6 में से कोई दो को चूज कर लेंगे, या हम क्या कर सकते हैं कि जो सम संख्या मेरे पास 5 है 2 से 10 तक, इसमें से हम कोई दो चूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 5C2 प्लस 6C2। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है मेरे पास NCR, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल गुने n माइनस r फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट करते हैं 6 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 घटेगा 4 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना में 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना में 4 फैक्टोरियल। अब अगर हम लोग 6 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, इसको यहां सॉल्व करते हैं। एक सेकंड जैसा रुक जाइए। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा इसमें लगा मेरे पास NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल गुने n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए 6 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। देखिए 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल बटा में नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 कितना आ गया 15। तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सॉल्व करके कितना आ जाएगा 15 बटा में 5, इधर भी तो 15 हो जाएगा प्लस 5 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा में 2 गुने 3 फैक्टोरियल, 2 से कट जाएगा 2 बार में यानी कि आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 10। ये हो गया मेरे पास 15 प्लस 25, 5 से 3 बार में 5 से 5 बार में, यानी कि आपका आंसर आ गया इसका 3 बटा में 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिए समझिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है 19 गुने 9 कितना हो जाएगा 171, 31 गुने 10 310, 32 गुने 11 2 5 352 बटा में 233.25 को 2 से गुना करेंगे तो 466.5 माइनस 50, 171 310 और 352 को जोड़े तो कितना आएगा 2 1 3 5 1 6 7 6 7 13 के 3 हासिल 1 3 3 6 1 7 1 8 833 बटा में ये आ जाएगा आपके पास 416.5। तो 416.5 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 833 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा 2 और ऑप्शन नंबर डी। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, क्या दिया है a माइनस बी का 40% बराबर है a प्लस बी के 20% के। तो 20% से 40% का जगह 2 बार में, तो 2a माइनस 2b बराबर a प्लस b, a को इधर लेके आएंगे हम तो 2a माइनस a बराबर b प्लस 2b और a बराबर है कितना 3b, तो a बटा में b बराबर 3 बटा में 1। अब देखते हैं
बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। किसके बारे में पूछा गया है? बी के बारे में। तो बी को ऊपर रखेंगे। किसके बारे में पूछा गया? बी के बारे में। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ से? 1 और ए का वैल्यू कितना है? 3। बी का वैल्यू कितना हो गया? 1 और ए का वैल्यू हो गया 3। तो बी का पूछा है तो बी ऊपर है, किससे पूछा है? ए से। तो 3 नीचे रहेगा गुना में 100। 100 गुना 3 100 बटा में 3 यानी 100 बटा में 3 प्रतिशत ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी। 5 का ऑप्शन नंबर सी। एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। बोला कि एक पिता है, ठीक है, पिता जो है किसी काम को कितना दिन में करता है? 8 दिन में। और पुत्र जो है किसी काम कितना दिन करता है? 7। इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं 56। टोटल काम कितना आ गया? 56। तो पिता का क्षमता कितना हो गया? 8 से 56 को भाग दें तो 7 बार में, या 7 से 56 भाग दें तो 8 बार में। यानी पिता का क्षमता जो आ गया वो आ गया 7 और पुत्र का क्षमता आ गया 8। ठीक है, पुत्र का क्षमता आ गया 8। ये हम क्या निकाले हैं? क्षमता निकाले हैं। ठीक, इन दोनों जोड़ दे हम तो कितना क्षमता हो गया? 15। यानी कहने का मतलब एक दिन में कितना काम हो गया? 15। लेकिन एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं वो लोग। जैसे अभी पिता किया तो फिर कल पुत्र करेगा, फिर परसों पिता करेगा, फिर परसों पुत्र करेगा। ठीक है, यानी पिता पुत्र को एक साथ मिला लिया जो हम, तो ये लोग 2 दिन काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 15। 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 15। हमको कितना काम करवाना है? 56। ठीक है, तो 15 चौक 60, 15 3 45। 15 से 3 से गुना कितना काम हो गया? 45। तो दिन कितना हो गया? 2 गुने 3 6 दिन। 6 दिन में कितना काम कर लिया? 45। तो 6 दिन में कितना काम? 7वां दिन किसका टर्न आएगा? 7वां दिन किसका टर्न आएगा? पिता का। 7वां दिन कौन करेगा? पिता करेगा। पिता कितना काम कर रहा है एक दिन में? 7 को। तो 7 जोड़ लेते हैं, कितना आ गया? 7 दिन में आपका कितना काम हो गया? 52 काम। 7 में कितना काम हो गया? 52 काम। लेकिन अगर काम कितना करवाना है? 56। अब कौन आएगा? बेटा। ठीक है, अच्छा हम 52 में बेटा जो काम कर रहा है एक दिन में 8 काम कर रहा है ना। अगर हम 52 में 8 को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। काम कितना करवाना है? 56। यानी कि वो 4 काम और करवाना है। ठीक है, तो एक दिन में बेटा ऐसे करते हैं, 8 काम कर रहा है बेटा एक दिन में, तो 4 काम कितने दिन में करेगा? 1/2 दिन में। 8 काम कितने करेगा? 1/2 दिन में। यानी कहने मतलब 1/2 दिन बेटा और काम कर 4 काम कर लेगा। काम कितना हो गया? 56। और दिन कितना हो गया? 7 गुना के 1/2 दिन। कितना हो गया? 7 गुना के 1/2 दिन, यानी कि 7.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी घनात्मक संख्या ज्ञात की से 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका आप ऑप्शन से बना सकते हैं। आप उठाइए 9 को। 9 से भाग देने पे शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। ठीक है, 9 से अगर हम भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। यहां देखिए 3, 6, 9 और 4 13। 13 को 9 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल बचेगा 4। 3, 6, 9, 4, 13, 1 14। 14 को 9 से भाग देने से शेषफल बचेगा 5। 3, 6, 9, 1 10। 10 को 9 से भाग देने से शेषफल बचेगा 1। 3, 6, 9, 9, 2 11, 7, 18। 18 को 9 से भाग देने से बचेगा 0। तो ऑप्शन किसमें बच रहा है? सी में। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन से हो जाता है। क्लियर है? अगर नहीं होता तो फिर हम अगर 2 ऑप्शन आता है हम चेक करते हैं कि 13 से भाज्य करने पे किसमें पूर्णांक इसका शेषफल 0 आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मेथड का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2 संख्या का मतम समापतक 15 है, उनका लघुत्तम समापतक 6090 है और उसे एक संख्या 435 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें लगेगा लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लघुत्तम समापवर्तक मेरे पास दिया हुआ है 6090, महत्तम समापवर्तक है 15, पहली संख्या है 435,
तो यहाँ से दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकालना चाहें, इतना लिखने का कोई जरूरत है नहीं, आप लोग मन में सॉल्व कर सकते हैं। 435, ठीक है। अगर हम 15 से भाग दें 435 को, तो 15 दूनी 30, 15 नवा 135, 15 दूनी 30 और 15 नवा 135। अब 29 से भाग देंगे हम, तो 29 दूनी 58, 29 से कम 29, यानी कि 210। तो 8 का आंसर कितना आ गया आपके पास? सी 210। 8 का आंसर आएगा सी 210। नेक्स्ट, एक आदमी और एक लड़का एक कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा देखिए, तो थोड़ा समझेंगे इसको। अगर दोनों मिलकर काम करता है आपके पास, कौन कौन? लड़का और आदमी, तो कितना दिन में खत्म हो जाता है? 24 दिन में। लेकिन काम खत्म कितने दिन में हुआ है? 26 दिन में। कितने दिन खत्म हुआ है? 26 दिन में। यहाँ पे कितना था? 24 दिन था। बोलता है कि अकेला 6 दिन जो है वो आदमी काम किया है, तो 26 में 6 यानी बचा कितना? 20 दिन तक। यानी 20 से लेकर 26 दिन तक 6 दिन जो बचे, यहाँ पे आदमी अकेला काम किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आदमी और लड़का 20 दिन से ये छोड़ दिया था, 20 दिन से लड़का छोड़ दिया था, तो 20 दिन से देखे हम यहाँ कितना काम बाकी रह गया था? उतना ही काम बाकी रह गया था जितना लड़का और आदमी मिलकर के 4 दिन में करता। 20 दिन के बाद लड़का काम छोड़ दिया, तो 20 से 24 दिन तक अगर हम देखें तो कितना काम बाकी था? उतना ही काम बाकी था जितना कि लड़का और आदमी मिलकर के 4 दिन में काम करता, ठीक है। अच्छा, ये काम किया कौन है? तो आदमी किया है। कितने दिन में मिलकर के? 6 दिन में मिलकर, ठीक है। अच्छा, काम बाकी कितना था? 20 से लेकर 24 दिन तक। यानी आदमी और एक लड़का मिलकर के 4 दिन में जितना काम करता, वही काम एक आदमी किया 6 दिन में। तो ये दोनों काम क्या है? बराबर है। 2 से 2, 2 से 3, ये हो गया आपके पास 2b प्लस 2m बराबर 3m। m को उधर भेज दें हम, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा? m। और b को उधर भेज दें हम, तो m बटा में b बराबर आ जाएगा आपके पास 2 बटा में 1। यानी आदमी का क्षमता 2 आ गया और लड़का क्षमता कितना आ गया? 1 आ गया। बोला लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा, टोटल कार्य करना कितना था? तो कार्य करना इतना था कि b प्लस m जो था मिल करके 24 दिन काम करता। लेकिन पूछा है हमसे कि लड़का जो है अकेले कितना दिन काम करेगा? इस दिन मान लेते उसको काम को। तो b प्लस m, b और m का क्षमता कितना कितना है? 2 और 1, यानी होगा 3 गुने 24। और लड़का का क्षमता कितना है? 1 गुना x। तो x का वैल्यू क्या क्या कितना? 24 3 72, यानी कि 72 दिन में वो लड़का काम खत्म कर लेता। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के धनराशियों का निवेश करता है। प्रत्येक राशि की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज भुगतान होता है, तो निवेश धनराशियों का अनुपात कितना होगा? एक चीज समझ लीजिए कि अगर ax अनुपात by अनुपात cz दिया हुआ है और हमको x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तो ये जो होगा 1 बटा a अनुपात 1 बटा b अनुपात 1 बटा c के बराबर होता है, ठीक है। ax अनुपात by अनुपात cz दिया हुआ है और हमको x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तो a बटा 1 अनुपात 1 बटा b अनुपात 1 बटा c के बराबर होगा। अच्छा, ठीक है। बोला कि साधारण ब्याज जो वो बराबर मिलता है, साधारण ब्याज बराबर मिलता है। तो पहले वाले का हम मान लेते मूलधन x था, ठीक है, दर है 10 और
समय है 6, तो ये पहले वाले का ब्याज हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसका मूलधन y मान लेते हैं और समय दर है 12, समय है 10 बटा में 100 हो जाएगा। और तीसरे वाले को z मान लेते हैं, तो z गुने 12 और गुने 15 बटा में 100 हो जाएगा। इन तीनों का हमको अनुपात निकालना है। 100 से 100 खत्म, 6 से ये कट जाएगा एक बार में, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 6 से कट जाएगा 2 बार में। 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार। कितना आ गया मेरे पास, तो x अनुपात 2y अनुपात 3z। अच्छा, हम बताए थे क्या कि जब इस टाइप का हो और x अनुपात y अनुपात z निकालना हो तो 1 बटा में 1 अनुपात 1 बटा में 2 अनुपात 1 बटा में 3, सब अनुपात में 6 से गुना कर ले हम, तो 6 बटा में 1 6 हो जाएगा, 6 बटा में 2 कट के 3 आ जाएगा, और 6 बटा में 3 कट के 2 आ जाएगा, तो 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है, अनुपात में हम 6 से गुना क्यों किए कि अनुपात जो होता है वो बटा में नहीं होता है, इसलिए कितना हो जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2। क्लियर है। नेक्स्ट, अनीशा एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 विक्रय मूल्य पर खरीदा। कितना पे खरीदा, 4/5 पे। बोलता है कि आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, तो ये जो उसका खरीद मूल्य यानी सीपी जो 4 हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सहूलियत को इसको हम 400 मानते हैं, इसको हम 500 मान लेते हैं। बोला कि इसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। आरंभिक विक्रय मूल्य जो था उसे 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो 500 को 4% अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो 104 बटा में 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जगह 520। कितना फायदा हुआ 120 का, किस पे 400 पे, गुना में 100, कैंसिल आउट होगा, 4×3 12, यानी कि 30% आपको इसका फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कितना फायदा हो जाएगा 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉट 19 कॉट 71 गुने कॉस स्क्वायर 21 बटा में 1 प्लस tan 71 गुने सेक स्क्वायर 19। चल देखिए, पहले तो हम बदल लेते हैं। क्या, कॉट 19 कॉट 71 कॉस स्क्वायर 21 प्लस 1 बटा में tan 71 हो जाएगा आपके पास कॉट 71, गुण 1 बटा में सेक हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 69। ठीक है, कॉट 19 अंदर वाले में से हम कॉट 71 को कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 69। तो फॉर्मूला जानते होंगे आप कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा साइन 21, तो कॉस स्क्वायर 69 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे क्या, कॉस 69 बराबर साइन 21। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 69 किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 21 के बराबर। एक और है मेरे पास कॉट 71, इसको भी चेंज करते हैं, तो कॉट 71 को हम कितना लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 19, और कॉट 90 माइनस 19 कितना हो जाएगा tan 19। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कॉट 19 और कॉट 71 कितना हो जाएगा मेरे पास tan 19, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 और कॉस स्क्वायर 69 हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 21। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है, और कॉट थीटा गुने साइन थीटा है, कॉट थीटा गुने tan थीटा, इसका फॉर्मूला एक होता है, तो 1 गुने 1 किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
अच्छा 0 से 52 जो है इसके बीच विषम संख्या कितना होगा टोटल? 26 गो होगा टोटल विषम संख्या कितना हो जाएगा 26 गो। और विषम संख्या जब योग निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। कितना होता है एन स्क्वायर। तो विषम संख्या कितना आ गया एन 26 गो। इसका स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है विषम संख्या का योग कितना होता है एन स्क्वायर। एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर, ध्यान देंगे इसको, क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होने वाला प्रतिशत ज्ञात करें। हम बताए थे कि अगर क्रमागत लाभ या फायदा या बढ़ता या घटता है तो उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ए जो है पहले व्यक्ति का लाभ है, बी दूसरे व्यक्ति का लाभ है। अब बराबर के बाद जो आएगा वो ओवरऑल लाभ हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति को लाभ कितना हो रहा है 38, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो x मान लेते हैं प्लस 38 गुना 38 नहीं हो रहा है आपका, हो रहा है 15%। ठीक है कितना हो रहा है 15 प्लस x प्लस 15 गुने x बटा में 100 बराबर 38। तो 5 से 3 बार में 5 से 20 बार 15 इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 3x बटा में 20। 38 में से 15 घटेगा तो बचेगा 23। इसका लघुत्तम सॉल्व करेंगे तो 20x प्लस 3x 23x बटा में 20 बराबर 23। 23 से 23 खत्म हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कितना आ गया इसका बी 20%। तो हमेशा याद रखिए ये बहुत काम का चीज है, प्रॉफिट लॉस में ही नहीं, हर एक चैप्टर में आपको जब क्रमागत बढ़ता घटता कुछ भी होता है, क्रमागत रूप से चेंज होता है तो ओवरऑल चेंज के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ठीक है ये फॉर्मूला मैं बार बार यूज करूंगा, इसको ध्यान रखिएगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन में आप इसको लगाना सीख लेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से 2 गुनी है। ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, एक सेकंड, ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है। बोल रहा है क्या कि समांतर चतुर्भुज ऊंचाई उसके संगत आधार से 2 गुनी है। अगर हम इसके आधार को x मान लें तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 2x। बोला इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि 288 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो गया x और ऊंचाई हो गया 2x। तो गुना करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 288, x स्क्वायर 2 से भाग देंगे 144, x बराबर √144 यानी कि 12। हमसे पूछा है ऊंचाई और ऊंचाई कितना है 2x है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई तो उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने % वृद्धि हुई। ठीक है तो इसका फॉर्मूला आप याद करेंगे कि आय बराबर बचत प्लस खर्च। ठीक है कितना % खर्च कर देता है 80%, यानी उसका आय 100 होगा तो खर्च अगर 80 कर देता है तो बचाता कितना होगा, बचाता होगा आपके पास 20। बोला है कि 25% का वृद्धि हो जाता है तो अब इसका इनकम कितना हो गया 125। व्यय में कितना वृद्धि होता है 15%, तो 80 का अगर 15% निकाले तो 3/20 होता है, 20 चौके 80 यानी कितना आ गया 12। तो यानी कि अब खर्च कितना करता है 12 बढ़ा के यानी कि कितना खर्च करता है 92। अच्छा 125 में अगर 92 खत्म कर दिया खर्चा कर दिया तो कितना बचा, अब 33 नहीं बचा, यानी अब जो बचत हो रहा होगा वो बचत कितना हो रहा होगा 33 का। तो पहले 20 बचाता था अब 33 बचा रहा है। ठीक है पहले 20 बचाता था कितना बचा रहा है 33 बचा रहा है, तो कितना का इंक्रीमेंट हो गया 11 का।
20 में अगर 11 का इंक्रीमेंट हुआ है तो 100 पे कितना का इंक्रीमेंट हुआ होगा? 55 का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 55%। नहीं समझ में आता, यहाँ देखिए 20 में से कितना हो गया 33, कितना बचा 11 का, तो कितना बचा है 11, कितने में 20 में, गुना में 100, 20 पचे 100, यानी कि 55% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। अच्छा, मेथड का हम बात करें, अनुपात को x मान ले तो पहला संख्या हो जाएगा 9x और दूसरा हो जाएगा 11x। बोले 4 घटाया गया है तो 9x - 4 और दूसरा हो जाएगा 11 - 4, 11x - 4, इसका अनुपात कितना आ गया 7/9। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब ट्रिक की बात करें तो पहले 9:11 था और 4 घटाने के बाद यह आ गया 7:9। अगर 7 से अगर हम 9 देखें, अगर हम देखें तो 9 अनुपात में 7 अनुपात घटाने में कितना आएगा 2, और 11 में से 9 घटाने में कितना आएगा 2, यानी दोनों का अनुपात बराबर है तो अनुपात गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये 2 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 4, एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। हमसे पूछा गया है दो संख्याओं का योग, तो ऊपर संख्या देखिए 9 और अनुपात 11, इसका जोड़ कितना हो जाएगा 20, तो 20 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो मेथड है, इस मेथड वाले से आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये मेथड हो गया और ये आपके पास शॉर्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट, ये देखिए सिंबल दिया हुआ है एक ए, सिंबल बी बराबर a माइनस बी प्लस 1/√a b प्लस 1/a/b, तो 0.9 सिंबल 0.1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 0.9 हो जाएगा और b का वैल्यू 0.1 हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करें हम तो ये आपके पास होगा कितना a माइनस बी, यानी कि 0.9 माइनस 0.1 प्लस 1 में रूट अंडर 0.9 गुने 0.1 प्लस रूट अंडर 0.9 में 0.1। 0.9 से 0.1 घटेगा तो ये बचेगा आपका 0.8, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, नीचे में आ गया 100 का 100 ऊपर जाएगा तो और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, प्लस पॉइंट से पॉइंट खत्म और 9 का वर्गमूल हो गया 3। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कितना जोड़ लेते हैं 0.8 प्लस 10/3 और ये कितना आ गया 3, 3 का उत्तर लेंगे 3, तो ये आ गया मेरे पास 2.4 प्लस 10 प्लस 9। ठीक है, अच्छा आंसर जो आपका है वो पॉइंट में नहीं है तो इसके पॉइंट को हम खत्म कर लेते हैं। पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, तो 10 और 3 का हो गया 30, 8 के 24, 100 और 30 दिया 90, तो 190 4 114, यानी कि 214/30 कितना आ जाएगा 214/30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 22, 70, 37, 39, 66 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो क्या करना पहले वो देखिए, क्या क्या मेरे पास 2270 है, 3739 है और 6677 है। पहले इन दोनों घटाएंगे, इन दोनों घटाने पे कितना आता है तो ये आपका आता है 1469। उसी तरह इसको घटाएंगे और फिर इसको घटाएंगे, लेकिन घटाने के बाद मान यहाँ पे आता है आपके पास a, यहाँ पे आता है b, तो फिर 1469 a और b का क्या निकालना पड़ेगा महत्तम सहपत्रक। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1469 आता है और ऑप्शन में केवल 1469 ही है, तो इससे छोटा है नहीं कोई, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये छोटा होता तो हम a और b भी निकालते हैं और फिर उसका क्या निकालते हैं महत्तम सहपत्रक निकालते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1469। नेक्स्ट,
किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, अच्छा मान लो संख्या x है, तो x में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाए और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाया जाए तो 12 प्राप्त होते हैं। अच्छा देखिए, तो x प्लस 7 गुने 5 बटा में 9, 3 को उधर भेजें तो कितना आ जाएगा 15। अच्छा 9 से गुना कर ले हम, तो x प्लस 7 गुने 5, 15 नवा 135। x प्लस 7 5 से भाग देंगे हम तो 5 नीचे चला जाएगा, भाग देंगे तो 27 और 7 को उधर भेजेंगे तो 7 घट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपके पास 20। एक लाइन में ही सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको समझाना भी था। क्लियर है? नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर विधि होती है। तो इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि कोई गाड़ी जो है 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है 40। अच्छा 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है तो दूसरा घंटा में कितना तय कर लेगी 60, तीसरा घंटा में 80, चौथा घंटा में 100 और पांचवा घंटा में 120। ठीक है, छठा घंटा में 140। फिर इसको जोड़ दे कितना आता है, तो ये 100 हो गया, 120 180, 200, 140 60, 200, 500, ये हो गया पर कितना 540। लेकिन वो कितना चाहिए 500 ही चाहिए, तो इसको छोड़ते अभी छठे वाले घंटे को। ये हो गया 100, 120 80, 200, ठीक है, और 120 80, 200, 60 40 100, ये टोटल कितना आ गया मेरे पास 400। यानी कहने मतलब 5 घंटा में कितना दूरी चल लिया 400। छठा घंटा में कितना चलता है 140, 140 तो चाहिए नहीं, तो आधा घंटा में और कितना चलेगा 70। 1 घंटा में कितना चलेगा 140, आधे घंटे में 70, तो 70 यहां जोड़ लेते हैं 470, यानी कि 5 घंटा और प्लस आधा घंटा, यानी कि 5 घंटा और 30 मिनट में ये 470 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 5 प्लस 2 रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3 बराबर x प्लस वाई रूट 3 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। पहले इसको क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण, तो 5 प्लस 2 रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3, परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या से गुना भाग करते हैं, लेकिन साइन बदल करके, तो 2 माइनस रूट 3 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 प्लस रूट 3। ऊपर गुना करते हैं, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, और 5 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 5 रूट 3, प्लस 2 रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो 4 रूट 3, और 2 रूट 3 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 बटा में नीचे वाला a माइनस बी गुने ए प्लस बी के फॉर्मूला पे रहेगा, तो a माइनस बी गुने ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए नंबर को जोड़े हम तो 10 और 6 16 और 5 4 9 रूट 3 बटा में 4 माइनस 3, ये आ गया 16 प्लस 9 रूट 3 बटा में 1, यानी 16 प्लस 9 रूट 3। अच्छा ये था कितने के बराबर x प्लस वाई रूट 3। एक समीकरण है और 2 वेरिएबल है x और y, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुलना करना पड़ेगा। तो तुलना करने पे x का मान आ जाएगा 16 और y का मान कितना आ जाएगा 9, तो यानी कि 16,9। पहले x y पूछा गया है तो 16,9 ऑप्शन नंबर सी। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने के लिए, यानी वो कितना प्रतिनिधि मंडल चाहिए 3। ठीक है, किसी कंपनी में 5 विक्रेताओं ए बी सी डी और ई के नाम पर विचार किया जाता है, उनमें से ए का चयन किए जाने प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उनसे ए का चयन करना है, उनसे किसका चयन करना है ए का चयन करना है। अब देखिए हमको ए बी सी
डी और ई, 5 में से कितना चयन करना है? 3 का चयन। एक तो फिक्स है, तो बाकी 4 में से हम कितना 2 का चयन करना है ना यहाँ पे, तो 4 में से किसका चयन करना है? 2 का, ठीक है। और नीचे में होता है कुल चयन, तो कुल चयन कितना करना है हमको? 5 में से 3 का। इसको सॉल्व करें, 4 सी दो, अभी बताया था मैंने कि अगर एन सी आर मेरे पास है तो एन फैक्टोरियल बटा में आर फैक्टोरियल गुना में एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसका आंसर होता है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा गुना में 2 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल खत्म हो गया, तो ये हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 गुना में 2 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 गुना में 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी बचेगा मेरे पास कितना? 3 बटा में 5। कितना बचेगा? 3 बटा में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया गया, कितना कितना है? पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, जिसका पहला भाग उस पूरे खंभे के 1/4 का होगा। अच्छा मान पूरा खंभा जो था वो x था, तो पहला जो था पूरे खंभे के 1/4 के बराबर था, तो x बटा में 4। दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर में था, तो दूसरा भाग जो पहला भाग था 1/4, इसका कितना था? 4/8 के बराबर था, और तीसरा भाग कितना था? 10 था। उस खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस पूरा जो खंभा है, पूरे खंभे को 3 भाग में बांटे हैं, तो तीनों का जोड़ जो है वो पूरे खंभे के बराबर आना चाहिए। तो इन तीनों का जोड़ भी कितना चाहिए? पूरे खंभे के बराबर आना चाहिए। 4 से 4 खत्म हो गया, बचा मेरे पास कितना? x बटा में 4 प्लस x बटा में 8 प्लस 10 बराबर x। लघुत्तम लेंगे 8, 2x प्लस x प्लस 10 बराबर x, 3x बटा में 8 प्लस 10 बराबर x। 3x उधर भेज दे हम, तो 10 बराबर x माइनस 3x बटा में 8, और इसका लघुत्तम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5x बटा में 8। x यहां से निकाल लेंगे हम, 10 गुने 8 बटा में 5, 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 8 गुने 16 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना है इसका? 16 मीटर। पूरे खंभे की लंबाई कितनी थी? तो 16 मीटर। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है, साइन कोण ए बराबर है कोण बी का। अच्छा देखिए यहां पे, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 है और ये कोण ए और कोण बी बराबर है, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये मेरे पास 90 हो गया और सी और ए बराबर है, तो सी और ए दोनों कितना कितना होना पड़ेगा? 45 होना पड़ेगा, तभी इसका मान 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी, तो साइन ए की जगह कितना हो गया? ये साइन 45 गुना में बी भी हो गया साइन 45 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 गुना में कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये भी हो गया 1/√2। कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, √2 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, √2 को 2 से गुना करेंगे 2, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 रुपया और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 रुपया हो जाती है। इस धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 साल में कोई धनराशि कितना हो जाता है? 1512, और 4.5 साल में कोई धनराशि कितना होता है? 1668। तो हम निकाल सकते हैं कि 1.5 साल में कितना बढ़ गया है, तो 1.5 साल में बढ़ गया 156। 1.5 का मतलब कितना हो गया? 3/2 साल में कितना बढ़ गया? 156। तो 3 साल में कितना बढ़ गया? 312 रुपया। अच्छा 3 साल में बढ़ के हो कितना गया था? 1512, और 3 साल में बढ़ा कितना था?
312 रुपया। यानी बोल सकते हैं कि मूलधन मेरे पास था वो कितना था, 1200 रुपया था। तभी तो ये 3 साल में 312 रुपया बढ़ करके 3 साल बाद टोटल कितना हो गया था, 1512 रुपया। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। अच्छा ब्याज है कितना, 3 साल वाले के लिए निकाल लेते हैं। ब्याज है 312 रुपया, मूलधन है 1200, दर निकालना है और समय है 3 बटा में 100। 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से हो गया आपका 104 बार में, 4 से हो गया 3 बार में, 4 से हो गया 28 बार में। तो यानी कि दर आ गया मेरे पास 28 बटा में 3%। दर कितना आ गया, 28 बटा में 3%। नेक्स्ट, ए बराबर बी स्क्वायर बटा में बी माइनस ए है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाले। अच्छा ए क्यू प्लस बी का मान होता कितना है, पहले ए प्लस बी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां अगर हम सॉल्व करें तो तीछा तीछी गुना करेंगे तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इस सब उधर भेज दे हम तो इधर बच जाएगा 0 और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना आ गया, 0। यहाँ रख लेते हैं तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना है, 0। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक अलग अलग राज्यों बिहार, कश्मीर और पंजाब में गेहूं के उत्पादन टन में दर्शाया गया। वर्ष 2015 और 2016 में हुए तीनों राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन में कितना अंतर है, 2015 और 16 में। तो 2015 और 16 पहले जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 5 12, 6 18 1 19, कितना आ गया इसमें 19 टन। और कितना है 16 का, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 6 7 6 13, 1 14 6 20, यानी ये कितना आ गया 20 टन, ये कितना आ गया 19 टन। तो कितना का आंसर आ गया, अंतर कितना का गया 1 टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितना का अंतर आ गया 1 टन का, ऑप्शन नंबर बी। दिया गया बार ग्राफ 2017 और 2018 में 5 अलग अलग दुकानों ए बी सी डी और ई द्वारा की गई कालीन की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है। 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री कितनी है, तो 2018 कौन सा है, ये वाला। जोड़ लो कितना गई है, 90 85 80 70 और ये 75। ठीक है, तो ये 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 7 7 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 9 39 1 40, टोटल जोड़ कितना आ गया 400। क्या निकालना है, औसत बिक्री। तो जोड़ बटा में संख्या, कितना संख्या है 1 2 3 4 और ये 5, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 80। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों ए बी और सी द्वारा किए गए लैपटॉप के उत्पादन का अध्ययन करें। किस वर्ष में कंपनी सी और बी के उत्पादन में अंतर जो था वो अधिकतम था। तो सी का ये है आपका ग्रे लाइन और ये है कलर, ब्लू नहीं लेना है। तो वर्ष 6 में देखिए तो कितना है, वर्ष 6 में आपके पास बी का है 40 और सी का है 55, तो अंतर कितना का हो गया 15 का, तो 15 बटा में 40। ठीक है, 4 में देखिए तो 4 में आपके पास सी है 40 और बी है 50, कितना का अंतर हो गया 10 का 40 में। वर्ष 2 में देखिए तो सी है 45 और बी है 55, यानी कि 10 का, सी है 45 और डी है 55, यानी कि 10 का।
एक में बी है 45 और सी है 50 यानी कि 5 का। तो ये हो गया 15 3 45, 15 8 40, 3/8। 3/8 का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा हाँ 37.5%। 1/4, 1/4 जो होता है कितना होता है 25%। 5 2 10 5 9 45, 2/9, 1/9 आपके पास होता है 11.1, 2/9 आपके पास 22.2%। 5 9 45, 1/9, 1/9 कितना 11.1%। बोला क्या कि किसमें अधिकतम था, किसमें अधिकतम था, किसमें अधिकतम आ गया 37.5, यानी कि वर्ष 6 में जो अंतर था वो अधिकतम था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित तालिका विभिन्न विषयों में दो छात्रों राज और रोहित द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों में बीच कितना अंतर है। तो राज का अंक कितना है वो पहले निकाल लेते हैं। 7 5 12 2 14, 2 16 के 6 हासिल 1, 1 का 3 4, 4 8, 4 12, 3 15, 156। रोहित का 8 10, 18 के 8 हासिल 1, 4 5, 3 8, 4 12, 3 15, कितना है 158। ठीक है, और ये अधिकतम अंक कितना हो गया 200। ठीक है, 200 में इसका कितना है 158, तो पैसा 100 पे निकलता है, तो 100 पैसा कितना 100 पैसा कितना आया होगा 2 से 7, 2 से 8, तो 100 में इसका कितना आया होगा 2 से 7, 2 से 9, तो पैसा में अंतर कितना का हो गया 1% का। कितना का अंतर हो गया 1% का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा ऑप्शन डी। तो ये आज आपका जो वीडियो था वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।